Back dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to start new chapter, that is algebraic expressions and identities. So first of all, before starting this very chapter, we are going to discuss some basic terms regarding this chapter. So term number first is that is algebraic expression. तो algebraic expression क्या होती है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. It is defined as the combination of variables, coefficients and constant using four fundamental operations. ये क्या होती हैं, ये किन चीज़ों से बनी होती हैं, क्या इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें वेरिएबल होते हैं, कोएफिशिएंट्स होते हैं और कॉन्स्टेंट्स होते हैं. और कौन कौन सी साइन होती हैं, फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस, यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. क्लियर. तो जब हम वेरिएबल्स को, कोएफिशिएंट्स को, कांस्टेंट्स को कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं, तब जाके एक एक्सप्रेशन वजूद में आती है. इस एक्सप्रेशन का हम नाम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले इन टर्म्स को आपको पता होना चाहिए. ये क्या होती है, वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे. ये वेरिएबल क्या होता है, अ फैक्टर ऑफ द टर्म विच इज इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश लेटर ऑब्लिक अल्फाबेट. इट हैज नो फिक्स्ड वैल्यू. ये वेरिएबल क्या होता है, जो भी आपको इस एक्सप्रेशन में, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी आपको इंग्लिश अल्फाबेट की शक्ल में, इंग्लिश अल्फाबेट की सूरत में दिखेगा, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी 3x + 12. मैं इस x को वेरिएबल कहलाऊंगा, क्योंकि ये जो है ये इंग्लिश अल्फाबेट की सूरत में है, ये इंग्लिश अल्फाबेट की फॉर्म में है. तो आप याद रख लेना कि जो भी फैक्टर, जो भी कोई टर्म इंग्लिश अल्फाबेट की फॉर्म में होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, वो वेरिएबल होता है. तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है x, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट की फॉर्म में. याद रख लेना कि जो इंग्लिश अल्फाबेट की फॉर्म में होगा तो इसको हम वेरिएबल बोलते हैं. ठीक. इसके बाद, और इस वेरिएबल का कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है. जैसे कि कभी मैं इसकी जगह पे 1 भी डाल सकता हूँ, x की जगह पे, कभी मैं 2 भी डाल सकता हूँ, कभी मैं 3 भी डाल सकता हूँ, कभी मैं 4 भी डाल सकता हूँ. कोई भी एक वैल्यू हो सकता है इस x का. दैट इज़ वाई इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता, ये वेरी होता है एट डिफरेंट वैल्यूज. क्लियर. ये फिक्स्ड नहीं रहता है. इसके बाद कांस्टेंट. कांस्टेंट वो होता है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो नंबर की फॉर्म में हो, जो नंबर की फॉर्म में होता है. क्या, ए नंबर हुज वैल्यू इज फिक्स्ड. और इस कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है वो फिक्स्ड होता है. अगर हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे, यहाँ पे जो ये +12 है, ये क्या है, कांस्टेंट है, बिकॉज इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसके साथ कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट नहीं है. इसको मैं कांस्टेंट कहलाऊंगा. क्योंकि ये क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि इसका वैल्यू जो होता है वो फिक्स्ड होता है. और इन अदर वर्ड्स ये भी हम कह सकते हैं, इट इज़ द नंबर इटसेल्फ. इट इज़ द नंबर इटसेल्फ. ये खुद नंबर होता है. अब आप इन सिंपल वर्ड्स में याद रखोगे, जो भी नंबर की फॉर्म में होता है यहाँ पे और अकेला होता है, इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं. पहले वो नंबर की फॉर्म में होता है. दूसरी कंडीशन क्या है कि इसके साथ कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट नहीं होता है कांस्टेंट के साथ. रिमेंबर दिस, इसके साथ कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट नहीं होता है. इसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, ये नंबर इटसेल्फ होता है. तो अब आप याद रखोगे, जो आप इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर की सूरत में देखोगे, इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं. क्लियर. तो इसके बाद कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट क्या होता है, अ नंबर, अ न्यूमेरिकल फैक्टर. वो न्यूमेरिकल फैक्टर मतलब वो नंबर प्लेस्ड बिफोर एंड मल्टीप्लाइड द वेरिएबल, जिसको हम किस से पहले लिखते हैं, वेरिएबल से पहले लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं. जिसको हम वेरिएबल से पहले लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट. इसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं. हाँ, अब आप सिंपल वर्ड्स में याद रखोगे, जो इस वेरिएबल यानी कि इस इंग्लिश अल्फ़ाबेट से पहले आता है, इसके साथ में होता है, इसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं.
याद रखना कि जो इस वेरिएबल एक्स, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक्स ही होगा, नहीं, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, मगर किस फॉर्म में? इंग्लिश अल्फ़ाबेट की फॉर्म में। कभी ए होगा, कभी बी होगा, कभी टी होगा, कभी एक्स होगा, कभी वाई होगा, कभी जेड होगा। तो यहाँ पे मैंने एक्स का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो एक्स। तो कोएफिशिएंट की अगर मैं बात करूँ, जो इस एक्स के साथ में आता है नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। जो इस वेरिएबल के साथ होता है ना, जो इससे पहले आता है और इसके साथ होता है, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। 3 टर्म्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। एक वेरिएबल जो इस एक्सप्रेशन में इंग्लिश अल्फ़ाबेट की फॉर्म में होता है, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर? दूसरा मैंने पढ़ाया कांस्टेंट, जो अकेला होता है, जिसके साथ कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट नहीं होता है, इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। और तीसरा मैंने पढ़ाया कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट वो होता है जो इस वेरिएबल के साथ होता है, वेरिएबल से पहले आता है, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्लियर? इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अब टर्म। टर्म क्या होती है? टर्म है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। देखो ये क्या होता है टर्म। जब हम फैक्टर्स को मिलाते हैं ना, तो तब जाके एक टर्म वजूद में आती है। हर एक नंबर, आपने पढ़ा होगा, हर एक नंबर के फैक्टर्स होते ही है। हर एक नंबर के सबसे कम फैक्टर वाला नंबर जो है, जिसको 2 ही फैक्टर्स होते हैं, मगर फैक्टर्स तो होते ही है। 1 के बगैर हर एक नंबर को कम से कम 2 फैक्टर्स होते हैं। 1 के बगैर हर एक नंबर को 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस 4 की, सपोज मैं इस 4 की बात करूंगा, ये भी 2-3 फैक्टर से बना है। कौन कौन है वो इसका? 2, 2 और 1, क्योंकि 2 2s आर 4 into 1। कितने फैक्टर्स आ गए इसके? जब मैं इन 3 नंबर्स को ज्वाइन करूंगा, तब जाके भी एक नंबर वजूद में आएगा ना। ठीक? ऐसी ये टर्म भी होती है। जब मैं फैक्टर्स को ज्वाइन करता हूँ, इनका मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर जो आंसर आता है वहाँ पे, तो इसका आंसर टर्म की सूरत में आता है। जैसे कि जी फॉर एग्जांपल हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ते हैं, मैं आपको इसी की एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे सपोज यहाँ पे है 3 इंटू एक्स इंटू वाई। ये देखो आप, जब मैं 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर y के साथ करूंगा, ये बनेगा 3xy। यहाँ पे एक टर्म बनी। कौन सी टर्म? 3xy, 3xy। ठीक? ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 इंटू 8 इंटू एक्स इंटू जेड, तब जाके यहाँ पे क्या बनेगा? ये 3 8 24 एक्स जेड। तो यहाँ पे भी एक टर्म बनी, जिसका नाम है 24 एक्स जेड। तो ये 24 एक्स जेड जो है, ये किन से बनी? ये बनी है 3 से, 8 से, x से और z से। 3 8 x and z, these are known as the factors of this term. These are known as the factors of this term, and this term is defined as the product of these factors. This term is defined as a product of these factors. जब मैंने इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, तब जाके ये टर्म वजूद में आई। अब आपने समझा होगा, हर एक टर्म जो होता है ना, ये प्रोडक्ट होता है फैक्टर्स का, यानी कि हमने मल्टीप्लाई किया होता है फैक्टर्स का, फिर ये टर्म वजूद में आती है। क्लियर? तो इसके बाद यहाँ पे क्या है? इट कैन बी क्लासिफाइड। हमारे पास बहुत सारी टर्म्स होती है। अब हम कैसे देखेंगे ये कितनी है? ठीक? तो इसके लिए हम कौन कौन सा ये इस्तेमाल करते हैं, किस किस साइन का इस्तेमाल करते हैं इनको अलग करने के लिए? या तो प्लस का करते हैं या माइनस का करते हैं, या तो प्लस का करते हैं या माइनस का करते हैं। इसको हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, कैसे हम इनको सेपरेट करते हैं। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। तो एग्जांपल क्या है कि यहाँ पे मैं लिखूंगा 3x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 8। तो यहाँ पे मुझे देखना है कि इसमें कितनी टर्म्स है। मैं बोल सकता हूँ 1 2 3 4। तो कौन सा चीज इनको अलग करता है? प्लस और
माइनस इन टर्म्स को अलग करता है। जब प्लस और माइनस की साइन आएगी ना बीच में, तब जाके मैं टर्म्स को अलग से गिन सकता हूँ। यानी कि इसको बोल सकता हूँ ये एक टर्म है, इसको बोल सकता हूँ ये दूसरी टर्म है, इसको बोल सकता हूँ ये तीसरी टर्म है, इसको बोल सकता हूँ ये चौथी टर्म है। क्लियर। इसके बाद अगर मैं इसके बरक्स यहाँ पे और एक काम करूँ, मैं 3x और 2y के दरमियान मैं बीच में मल्टीप्लाई की साइन डालूंगा और प्लस लिखूंगा 3z माइनस 8, तब जाके ये कितनी टर्म्स बनी, याद रख लेना। जिन दो टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई की साइन आती है, इनको हम एक ही टर्म के मतलब एक ही टर्म मानते हैं, इनको हम कंसिडर करते हैं एज वन टर्म। ठीक, क्यों? बिकॉज यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन की साइन। मल्टीप्लाई टर्म्स को अलग अलग नहीं करता है, सिर्फ प्लस और माइनस की साइन जब आती है ना बीच में, तब जाके हम बोलेंगे यहाँ पे ऐसा है। तो यहाँ पे मैं कितनी टर्म्स बोलूंगा, फिर ये एक ही टर्म है क्योंकि इसमें है मल्टीप्लिकेशन की साइन। ये एक टर्म है, टू टर्म्स, थ्री टर्म्स। अगर मैं यहाँ पे इसके बरक्स क्या काम करूँ, 3x इंटू 2y इंटू 3z इन माइनस 8, तो मैं क्या बोलूँगा, इनको मैं चार टर्म्स बोलूँगा? नहीं, ये फोर टर्म्स नहीं है, बल्कि ये कितनी टर्म्स हैं, ये ओनली टू टर्म्स हैं। क्योंकि इन तमाम टर्म्स के बीच में जो साइन आते हैं वो आते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन की जब साइन आएगी, तब जाके मुझे इन तीनों टर्म्स को एक ही मानना है, क्योंकि एक ही टर्म है, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई की साइन आती है। तो मैं इसको एक ही टर्म मानूंगा और ये अलग है। सिर्फ और सिर्फ टर्म्स को क्लासिफाई किससे किया जाता है, या प्लस से या माइनस से। क्लियर। नाउ अब हम यहाँ पे और एक टर्म पे जाएंगे, दैट इज लाइक टर्म्स। अब आप याद रखोगे लाइक टर्म्स क्या होता है कि जिनका वेरिएबल सेम होता है। टू टर्म्स आर सेड टू बी लाइक इफ दे हैव सेम वेरिएबल। जैसे कि 3x और 5x, इनको मैं बोलूँगा ये लाइक टर्म्स है, बिकॉज इनका जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी इनका जो वेरिएबल है ना वो सेम है। अगरचे यहाँ पे नंबर इनका डिफरेंट ही दिख रहा है, 3 एंड 5 आर डिफरेंट नंबर्स, बट x एंड x यानी कि जो वेरिएबल है इनका वो सेम है। हमें इन कोएफिशिएंट्स पे, इन नंबर्स पे फैसला नहीं करना है, कंपेयर नहीं करना है नंबर्स को, बल्कि हमें कैसे ये लाइक कैसे हम देखेंगे, जब इनका ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट सेम होगा। जब इनका इंग्लिश अल्फ़ाबेट सेम होगा तब जाके हम बोल सकते हैं ये लाइक टर्म्स है। तो आप याद रखोगे 3x एंड 5x दीज आर नोन एज लाइक टर्म्स, बिकॉज इनका इंग्लिश अल्फ़ाबेट सेम आ रहा है। तो अगर आप मुझे बोलोगे यहाँ पे, अगर मैं और एक एग्जांपल दूं, 3x कामा 3y, क्या मैं इन दो टर्म्स को लाइक बोल सकता हूँ? नहीं, बिकॉज अगर इनका नंबर सेम आ रहा है, नंबर के हिसाब से लाइक दिख रही है, मगर डेफिनेशन में क्या है कि वेरिएबल सेम होना चाहिए। यहाँ पे इसका वेरिएबल x है, इसका वेरिएबल y है, तब जाके मैं इन दो को ये नहीं बोल सकता हूँ ये क्या लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स के लिए वेरिएबल सेम होना चाहिए। यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे y आ रहा है। क्लियर। तो इनको मैं लाइक नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि नंबर्स पे हम फैसला नहीं कर सकते हैं। दीज आर अनलाइक टर्म्स। अच्छा, इनकी बात अगर हम करेंगे 4x, 10x, इनको मैं बोल सकता हूँ ये लाइक टर्म्स है, बिकॉज इनका वेरिएबल सेम आ रहा है। इसका भी x है वेरिएबल, इसका भी x है वेरिएबल। तो आप याद रखो कि जिनका वेरिएबल सेम होता है इनको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं। अनलाइक टर्म्स किनको बोलते हैं? जिनका डिफरेंट वेरिएबल होते हैं, जैसे कि 3x, 3y, 3z। अगर यहाँ पे जो नंबर सेम ही है, मगर जो वेरिएबल है इसके साथ, इस 3 के साथ x है, इस 3 के साथ y है, इस 3 के साथ z है, तो यहाँ पे मैं इनको डिफरेंट टर्म्स के नाम से, अनलाइक टर्म्स के नाम से जानूंगा, क्योंकि इनका वेरिएबल जो है वो डिफरेंट है। इसका x है, इसका y है, इसका z है। तो जिसका डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वो अनलाइक वेरिएबल्स में आते, ये अनलाइक टर्म्स में आती हैं। मोनोमियल्स, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म आती है, इसमें सिर्फ एक ही टर्म आती है ना, इसको हम मोनोमियल बोलते हैं। जैसे कि 5y ये अकेली टर्म है, 3 ये भी अकेली टर्म है, 6x ये भी अकेली टर्म है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये है मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें दो टर्म्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 5y और 3, तो 5y एक टर्म है, 3 दूसरी टर्म है, क्योंकि इनके बीच में प्लस की साइन आती है। जब प्लस की साइन आएगी ना तब जाके अलग अलग टर्म्स आती है। 3x प्लस 2 ये भी दो टर्म्स है, 3x अलग एक टर्म है, 2 अलग एक टर्म है। क्लियर। इसके बाद आप ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स आते हैं, जैसे कि 5x 3y प्लस 3, 5x प्लस 3y प्लस 3। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा? 5x एक टर्म है,
3y दूसरी टर्म है और 3 तीसरी टर्म है, तब जाके मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, ये दीज एक्सप्रेशन इज नोन एज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होता है, इसमें 3 टर्म्स आती हैं। कितनी टर्म्स आती हैं? 3 टर्म्स आती हैं, 5x एक, 3y दूसरी और तीसरी। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तब जाके मैं 5x और 3y को एक ही टर्म मानता। ठीक, अलग कौन करता है, यहाँ तो प्लस होना चाहिए बीच में या माइनस होना चाहिए, तब हम इनको अलग अलग से गिन सकते हैं। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। पोलिनोमियल में क्या होता है, पोलिनोमियल वो होती है कि जिसमें जिसमें हैविंग वन और मोर टर्म्स, वो कोई एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होती है ना, उसको हम पोलिनोमियल बोलते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा क्या मोनोमियल भी पोलिनोमियल है? हाँ, ये भी पोलिनोमियल है, ये टाइप है पोलिनोमियल का, इसका हमारे पास नाम मौजूद है, इसलिए हम इसको मोनोमियल बोलते हैं। इस टाइप जिसमें ये वो टाइप है पोलिनोमियल का जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है। बाइनोमियल है वो टाइप है पोलिनोमियल का जिसमें 2 टर्म्स होती है। ट्राइनोमियल वो टाइप है पोलिनोमियल का जिसमें 3 टर्म्स होती है। और पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होती है ना, तो 3 तक ही हम नाम बोल सकते हैं। यानी कि जिसमें 1 होती है तो मोनोमियल, जिसमें 2 होती है तो बाइनोमियल, जिसमें 3 होती है तो ट्राइनोमियल। पर 4 वाले को हम क्या बोलेंगे, इसके लिए हमारे पास नाम नहीं है, इसको हम पोलिनोमियल ही बोलेंगे। मतलब कि इन्हीं 3 के अलावा जो भी जितनी भी टर्म्स आएंगी, इनको हमें सिर्फ पोलिनोमियल के नाम से जानना है। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस इंट्रोडक्शन वेरी वेल। आज हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट और टर्म्स, और लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पोलिनोमियल। तो अब आप अगर किसी भी कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट।